स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं सीटेट 2013 के ईवीएस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें पूरे हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईवीएस का पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 61 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करा है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, जॉर्ज मिस्टर, रोनाल्ड रॉस। ठीक, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है, रोनाल्ड रॉस। तो देखिए जो रोनाल्ड रॉस थे यह एक ब्रिटिश चिकित्सक थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता मिला था और इन्हीं को यह पुरस्कार उन्हें मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के खोज के लिए मिला था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब 62 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, मलेरिया। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 मलेरिया। तो इसमें क्या होता है कि कपकपी लगना, बुखार आना, सिर दर्द होना और बुखार हल्का मतलब कम होने पर पूरे शरीर से पसीना निकलना, तो यह क्या होता है मलेरिया का एक प्रमुख लक्षण है और इसके उपचार में कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 मलेरिया बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब 63 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि अल-बरूनी कौन था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। तो आप लोग बताइए कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है? जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक थी। यहाँ पर 64 नंबर का क्वेश्चन करा है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करा हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेद में देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वो केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज को लगभग काली सफेद में ही देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, कह रहा है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य हो सकते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस करा है ए तथा सी, बी तथा डी, सी तथा डी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ए तथा सी। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अब 66 नंबर का क्वेश्चन है कि पंखड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करा परागकोश, पराग, मूलांकुर, वर्तिकाग्र। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, पराग। तो यहाँ पर देखिए जो पराग है पौधों द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है। इसका निर्माण फूल में होता है। यह हमिंग बर्ड, तितलियों तथा कई कीटों के खाद्य पदार्थ है। मधुमक्खियां इसका प्रयोग शहद बनाने में करती हैं। तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, पराग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 67 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज बेचते मिलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करा ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी।
इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाए तो रेलवे स्टेशन पर अधिकतर ढोकला चटनी नींबू वाले चावल अधिकतर मिलते हैं, क्योंकि यह सब वहाँ के अधिक प्रचलित खाद्य पदार्थ है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए अब 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उड़ नहीं सकते, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 69 नंबर का क्वेश्चन है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट करा है चावल चीनी आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं संतरा गुड़ नींबू मटर, आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है, आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। यहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है, तो रोगी को आयरन की कमी पूरी करने के लिए आंवला हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़ आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आयरन की मात्रा जो होती है प्रचुर रूप से होती है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। अब देखिए सेकंड कर रहा है कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 71 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली को सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 73 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, इसका उद्देश्य नहीं है। क्योंकि तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य यह नहीं कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव हो सके, बल्कि यह है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को पर्यावरण को समझने में आसानी हो सके, इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 74, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन उपर्युक्त आवश्यकता को पूरी नहीं करती है। ऑप्शन फर्स्ट कराए, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के लिए मूल्यों को बढ़ावा देती है,
यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 75 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन फर्स्ट करा है कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे यह सुझाव दिया गया है। इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट करा है कि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करा है कि श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों की चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों को उदाहरण देता है कि प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। थर्ड करा के शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। फोर्थ करा है कि प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह यह है कि श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, क्योंकि एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए शिक्षक को श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों को चित्र बनाकर दिखाना चाहिए, क्योंकि यह तरीका सक्रिय अधिगम का भाग होता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 78 का कि कक्षा 4th के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। ऑप्शन फर्स्ट करा है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। सेकंड करा है कि विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावित तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नहीं पूछा गया है, तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट करा है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट करा है कि प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कर रहा है कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकसरता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगी। तो यहाँ पर अधिक प्रभावी बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर अब 84 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। ऑप्शन फर्स्ट करा है कि शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, शिक्षार्थियों के ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है शिक्षार्थियों के ग्रेडिंग और रैंकिंग, मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन करा है कि नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ये करा है कि खानों का उत्खनन मतलब खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल उठाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। केवल ए तथा बी दोनों, बी सी डी ई तक। यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे की तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा है सही ऑप्शन है, बी तथा सी तथा डी ए या ए और सी। राइट आंसर है वह है फर्स्ट, बी तथा सी। तो बी तथा सी जो दोनों है यह बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गांधीधाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफर की दिशाएं क्या होंगी। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब यहाँ पे 88 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि किसी शहर के मानचित्र में यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यह मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 1.65 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है, तो वह है नेपाल का। तो नेपाल का भाग है माउंट एवरेस्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए कर रहा है कि अन्य लोगों का सम्मान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना।
रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। तो इसमें से बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है ADE, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पूरे 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आप लोग बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और साथ ही साथ नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।